वेलकम टू लेट्स एजुकेट में आपका स्वागत है। एक बार फिर हम लेके आए हैं आपके लिए अकाउंट्स की क्लास। अभी तक हमने जो है अपना टैक्स का सिलेबस जो है वो हमने पूरा कर लिया है। टैक्स हमारा पूरा हो चुका है, यानी कि जितना सिलेबस आपका एग्ज़ाम यूपीपीसीएल असिस्टेंट अकाउंट में आएगा वो हमने कंप्लीट कर लिया है। जल्द ही मैं आपका इसका टेस्ट लेने वाला हूँ, ठीक है। और आज से हम जो है अपना अकाउंट्स का सिलेबस कंप्लीट करेंगे। ये यहाँ पे 25 के करीब यहाँ पे क्लासेस होंगी। हम कोशिश करेंगे कि 25 के अंदर ही आपका ये सिलेबस जो है वो कंप्लीट हो जाए, या एक दो क्लास जो है वो एक्स्ट्रा भी लग सकती है। उसके बाद हम ऑडिट करेंगे, और ऑडिट के बाद आपका जो है वो हम एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। जो एक एमसीक्यू की बुकलेट है हमारी, हम उस बुक से जो है एमसीक्यू की प्रैक्टिस करेंगे, और उसके बाद हम 10 मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो एक तरीके से आपका पूरा का पूरा जो सिलेबस है जो वो रिवाइज हो जाएगा। आपके एमसीक्यू की जो प्रैक्टिस होगी, मॉक टेस्ट की जो प्रैक्टिस होगी, उसके कारण आप जो है पूरी अच्छी तरीके से एग्ज़ाम के लिए तैयार हो जाओगे, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। यहाँ पे इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। देखिए, कोई भी चीज़ स्टार्ट करने से पहले हमें ये दो चीज़ ज़रूरी जानना होता है। एक वो उसका हिस्ट्री क्या है, उसका बैकग्राउंड क्या है। सेकंड, वो वर्ड जो है वो डिराइव कहाँ से हुआ। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो अकाउंटिंग है, अकाउंटिंग वर्ड जो आया है अकाउंट से। अकाउंटिंग जो वर्ड आया है वो अकाउंट से। जो एक ओल्ड फ्रेंच वर्ड होता है अकाउंट, जो एक ओल्ड फ्रेंच वर्ड है अकाउंट, जिसका मीनिंग होता है अकाउंट रिकॉग्निंग टर्मिनल पेमेंट। यानी कि अकाउंटिंग जो शब्द है वो आपका अकाउंट से आया है, और वो एक फ्रेंच वर्ड है अकाउंट, जिसका अर्थ होता है आपका खाता, गणना, टर्मिनल या भुगतान, ठीक है। अब ये जो टर्म आई है अकाउंट, ये किससे आई है? ये टर्म जो अकाउंट आई है ये आई है आपकी लेटिन वर्ड कंप्यूटस से। लेटिन वर्ड कंप्यूटस से, लेटिन का जो वर्ड है कंप्यूटस, उससे आई है आपकी वर्ड अकाउंट, जिसका मीनिंग होता है कैलकुलेशन। तो यहाँ पे एक एमसीक्यू आपसे पूछा जा सकता है कि जो अकाउंटिंग है वो वर्ड किससे डिराइव हुआ, और उसका या फिर आपको वर्ड दे देंगे और पूछेंगे इसका मतलब क्या है। तो आपको जो है यहाँ पे याद रखना है, सबसे पहले जो वर्ड था वो था आपका कंप्यूटर्स। कंप्यूटर्स जो है आपका एक लेटिन वर्ड था, उससे डिराइव हुआ आपका अकाउंट। अकाउंट से आपका बना अकाउंट, और अकाउंट से आपका बना अकाउंटिंग। अकाउंट से आपका बना अकाउंटिंग, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। कंप्यूटर्स जो है एक लेटिन वर्ड है, कंप्यूटर्स एक लेटिन वर्ड है, और अकाउंट जो है आपका वो फ्रेंच वर्ड है। अकाउंट जो है आपका वो फ्रेंच वर्ड है, ठीक है। जैसे अभी जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें एक क्वेश्चन आपको देखने को मिला था कि जो ऑडिट है वो किस वर्ड से डिराइव हुआ है, उसका मतलब क्या है। और उन्होंने बताया हुआ था कि जो ऑडिट है वो किस वर्ड से डिराइव हुआ है, आपको बताना था कि उसका मतलब क्या है, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन यहाँ पे देखने को बन सकता है। फिर देखते हैं नेक्स्ट। अब बात करते हैं अकाउंटिंग की हिस्ट्री की। देखिए, अकाउंटिंग की जो हिस्ट्री है वो 4000 बीसी पुरानी है। अकाउंटिंग की जो हिस्ट्री है वो आप अराउंड 4000 बीसी बिफोर क्राइस्ट जाएंगे, तो वहाँ पे आपको पता लगेगा कि एक सिटी हुआ करती थी बेबीलोनिया। एक सिटी हुआ करती थी बेबीलोनिया। इस सिटी को एक कॉमर्स और ट्रेड की सिटी कहा जाता है। मतलब यहाँ पे बहुत पहले से ही जो कॉमर्स की चीज़ें होती हैं वो इसमें यहाँ पे होती थी। सामान का बेचना खरीदना होता था, टैक्स लगाया जाता था, सैलरी दी जाती थी। तो जो अकाउंट से रिलेटेड वर्ड होते हैं जितने भी, लगभग वहाँ पे देखने को मिल रहे थे। बेबीलोनिया को सिटी ऑफ कॉमर्स कहा जाता था। यहाँ पे सबसे पहले अकाउंटिंग की जो पहचान मिली है अकाउंटिंग को, वो इसी सिटी के अंदर मिली है। यहाँ पे क्या होता था, यहाँ पे जो कर्मचारी होते थे उनको जो वेतन दिया जाता था, ठीक है, और जो आपके बिजनेसमैन होते थे उन पे टैक्स लगाया जाता था। तो ये जो दोनों कंसेप्ट है टैक्स का और वेजिस का, तो ये बेबीलोनिया के टाइम से चला आ रहा है।
तो वहाँ पे एक क्ले की टेबलेट होती थी, मतलब एक क्ले का, मिट्टी का एक टैबलेट के टाइप, जैसे आप गांव में स्लेट बोलते हैं उसको, उस टाइप का होता था, और उसमें ये अकाउंटिंग करते थे, उसमें ये रिकॉर्ड मेंटेन करते थे। उस टाइम पे पेपर नहीं होता था। ठीक है। तो सबसे पहले हमने बेबीलोनिया में देखा, जहाँ पेमेंट ऑफ टैक्सेस और वेजिस का पेमेंट होता था, उसका रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता था। उसके बाद हमने इसको देखा और सिटीज़ में, जैसे इजिप्ट में देखा हमने, उसके बाद ग्रीस में देखा, फिर रोमन्स में भी देखा। तो ये सभी अपना सोने का हिसाब करते थे, जो गोल्ड है उसकी वैल्यू कैलकुलेट करना, उसका काउंटिंग करना, ये सभी जो मैटर होते थे, पेमेंट ऑफ वेजेस, टैक्सेस, एक्सपेंस, ये सभी बजट वगैरह ये सब बनाए जाते थे उस जमाने में भी। बस थोड़ा सा तरीका उनका अलग था, आज के हिसाब से नहीं था। तो ये आप अकाउंटिंग जो है बहुत पुराने समय से यहाँ पे देखने को मिल रही है। इंडिया में कब आई? इंडिया में आपको पता है कि जो चाणक्य थे, जिनको अर्थशास्त्र का जन्मदाता कहा जाता है, उनकी एक बुक थी अर्थशास्त्र। उनकी एक बुक थी अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स की बुक थी। उसमें एक पार्ट था अकाउंटिंग से रिलेटेड। उसमें एक पार्ट था अकाउंटिंग से रिलेटेड। देखिए, इकोनॉमिक्स में आपको पता है बजट आता ही है, और बजट आता है तो अकाउंटिंग आएगी आएगी। ठीक है। तो इंडिया में अगर पूछे तो वहाँ चाणक्य था, जिन्होंने अर्थशास्त्र में ये मेंशन किया हुआ था। ये इस तरह की आपको जो टेबल, वो क्ले की जो टैबलेट होती थी, वो इस तरह की होती थी। इसमें ये रिकॉर्ड है, इन्होंने जो मेंटेन कर रखा है, ये यहाँ पे रिकॉर्ड मेंटेन कर रखा है। अब हम तो समझ नहीं पाएंगे, लेकिन वो इनकी काउंटिंग है, ये उस टाइम पे जैसी काउंटिंग होती थी, वो इसको बड़ी आसानी से यहाँ पे समझ लेंगे। ठीक है। तो ये बेबीलोनिया सिटी की ऐसे यहाँ पे अकाउंटिंग होती थी। फिर मॉडर्न वर्ल्ड में किसे कहा जाता है? देखिए, जो फिर बात करते हैं, ये तो 4000 बीसी की बात हो गई। उसके बाद जो आपको अकाउंटिंग देखने को मिली, वो आपको देखने को मिली 1494 के आसपास, 1494 के आसपास। जो एक आपके इटालियन मैथमेटिशियन थे, लूका पैसियोली। ये नाम याद रखना, लूका पैसियोली, जिनको फादर ऑफ अकाउंटिंग कहा जाता है। लूका पैसियोली को फादर ऑफ अकाउंटिंग इसलिए कहा जाता है, वैसे ये एक मैथ के बहुत अच्छे प्रोफेसर थे। इन्होंने मैथ्स में रिसर्च की थी, और मैथ्स में एक बुक लिखी थी इन्होंने, सुमा दी अर्थमेटिका। इन्होंने एक सुमा दी अर्थमेटिका, ज्योमेट्री का बड़ा लंबा नाम है इसका। तो वो जो बुक लिखी थी, उसके अंदर, उस बुक के अंदर इन्होंने एक अलग से चैप्टर दिया हुआ था, जो अकाउंट से रिलेटेड था, जिसमें अकाउंटिंग वर्ड्स थे, डबल एंट्री सिस्टम था, डेबिट क्रेडिट यूज हुआ था। ये सभी जो वर्ड थे, वो इनकी बुक में थे, इसलिए इनको फादर ऑफ अकाउंटिंग कहा जाता है। हालांकि लूका पैसियोली ने कभी भी ये क्लेम नहीं किया कि अकाउंटिंग का जन्म इन्होंने किया है। हो सकता है इन्होंने किसी और से ये कॉपी किया हो, या देखा हो, किसी और से देखा हो, वो उससे पहले का रिकॉर्ड किसी के पास नहीं है। लेकिन इनकी जो बुक थी, जिसमें इन्होंने ये चैप्टर इंक्लूड किया, तब से ही ये अकाउंटिंग का मेन आपका हिस्ट्री माना जाता है। ठीक है। फादर ऑफ अकाउंटिंग कहा जाता है इनको। इन्होंने बुक का नाम था सुमा दी अर्थमेटिका, जिसके अंदर एक चैप्टर था पर्टिकुलरिस डी कंप्यूटिस। ये वेनिस में थे। ठीक है। तो इन्होंने ये इटालियन मैथमेटिशियन थे, इन्होंने ये बुक लिखी थी। उसके बाद इनकी जो बुक थी, उसमें डबल एंट्री सिस्टम था, डेबिट क्रेडिट वर्ड यूज किए गए थे। ठीक है। आप तो हिंदी में भी देख सकते हैं। लूका पैसियोली एक इतालवी गणितज्ञ थे, जिन्हें लेखांकन बही खाता पद्धति के पिता के रूप में जाना जाता है। ठीक है। आगे देखते हैं। ये इनकी बुक थी, ये वो बुक है जिसके अंदर ये सब मेंशन था। उसके बाद बात करते हैं अकाउंटिंग की। अकाउंटिंग की बात करने से पहले हम कुछ जान लेते हैं, जिसके बारे में पूरी की पूरी, जिसके ऊपर अकाउंटिंग बेस्ड है। सबसे पहले आता है आपका इकोनॉमिक इवेंट। इकोनॉमिक इवेंट क्या होता है? इकोनॉमिक इवेंट मतलब एक आर्थिक घटना, एक आर्थिक घटना। ठीक है। एक व्यवसायिक संगठन के परिणामों का होना, जिसमें लेन देन और मौद्रिक संदर्भ मापने योग्य होता है। मतलब एक ऐसा ट्रांजैक्शन जिसमें आप इकोनॉमिक, उसे मॉनेटरी टर्म में नाप सकते हो, मतलब आप उसे पैसे की भाषा में या पैसे की टर्म्स में आप उसको मेजर कर सकते हो। जैसे कोई भी चीज़ है, अगर आप उसकी कीमत बता सकते हो, तो आप उसकी मॉनेटरी टर्म में उसको नाप सकते हो। ठीक है। इट कंसिस्ट ऑफ ट्रांजेक्शन्स विच आर मेजरेबल इन टर्म्स ऑफ मनी।
तो कोई भी एक घटना जिसमें लेन देन हुआ हो और उस लेन देन को हम पैसे के फॉर्म में नाप सकते हैं, मौद्रिक रूप में उसको हम माप सकते हैं, उसको कहा जाता है इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन। फिर से सुनिए, इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन क्या है? कोई भी ऐसी घटना जिसमें लेन देन हुआ हो और जिसको हम पैसे के रूप में नाप सकते हैं, उसको कहा जाता है आपका इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन। उसके बाद बात करते हैं हम ट्रांजैक्शन क्या होता है, इवेंट क्या होता है। ठीक है, ट्रांजैक्शन क्या होता है? ट्रांजैक्शन मीन्स लेन देन। ट्रांजैक्शन का सिंपल सा मतलब है आपका लेन देन। बिजनेस में आप जो लेन देन करते हैं उसको ट्रांजैक्शन कहा जाता है। बिजनेस में एक जो लेन देन होता है, लेन देन को एक व्यवसाय किसी कार्य का निष्पादन अथवा एक ठहराव के रूप में बोध करने के लिए प्रयोग किया जाता है। ट्रांजैक्शन इज यूज टू मीन अ बिजनेस परफॉर्मेंस ऑफ एन एक्ट। यानी कि बिजनेस के अंदर कोई भी आप एक लेन देन का ट्रांजैक्शन परफॉर्म कर रहे हो, लेन देन कर रहे हो, तो वो आपका ट्रांजैक्शन के अंदर आएगा। ठीक है। इवेंट क्या होता है? देखिए, जो ट्रांजैक्शन का रिजल्ट होता है वो आपका इवेंट होता है। ट्रांजैक्शन जो आप लेन देन कर रहे हो उसका जो परिणाम हुआ, लेन देन का जो परिणाम हुआ वो आपका इवेंट होता है। घटना को लेन देन के परिणाम रूप घटित हुए परिणामों के रूप में प्रयोग किया जाता है। ठीक है। इवेंट इज मीन अ हैपनिंग एज अ रिजल्ट ऑफ कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ ट्रांजैक्शंस। ट्रांजैक्शन के कारण आपका जो एक वो जो लास्ट में उसका वो बचता है रिजल्ट है, वो आप इवेंट होते हैं। तो इसको हम रिजल्ट ऑफ ट्रांजैक्शन भी यहाँ पे बोल सकते हैं। रिजल्ट ऑफ ट्रांजैक्शन भी हम इसको यहाँ पे बोल सकते हैं। तो आपने यहाँ से समझा ट्रांजैक्शन क्या होता है, लेन देन, और उसका रिजल्ट, लेन देन का रिजल्ट आपका इवेंट हो जाता है। तो यहाँ से आपका एक क्वेश्चन बन सकता है जो अभी आगे मैं कराने जा रहा हूँ। देखिए, टाइप्स ऑफ इवेंट, दो तरह के आपके इवेंट होते हैं। एक आपका इंटरनल इवेंट, एक आपका एक्सटर्नल इवेंट। ठीक है, इंटरनल इवेंट, एक्सटर्नल इवेंट। एक्सटर्नल इवेंट क्या होता है? जिसमें एक आप इन्वॉल्व हो और एक दूसरी बाहर वाली पार्टी, यानी कि ऐसा ट्रांजैक्शन जिसमें आउटसाइडर और एन ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व हो। जैसे आप परचेज करते हैं बाहर से, आप सामान खरीदते हैं बाहर से, तो एक आप हो गए, एक वो सप्लायर हो गया, दोनों बाहर के हो गए। एक सप्लायर हो गए, एक आप हो गए, दोनों बाहर के हो गए। ठीक है। अब इंटरनल क्या हुआ? जिसमें आप ही आप इन्वॉल्व हो, बाहर से कोई व्यक्ति इन्वॉल्व नहीं है। जैसे दो डिपार्टमेंट के बीच में सामान का लेन देन आपका इवेंट कहलाएगा। जैसे सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल फ्रॉम वन डिपार्टमेंट टू अनदर, ये आपकी इंटरनल घटनाएं हैं। बाहरी घटनाएं आप किसी बाहरी व्यक्ति के साथ करते हो। ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए बाहरी घटनाएं क्या होती हैं। घटनाएं में एक बाहरी व्यक्ति और एक संगठन के साथ लेन देन शामिल है। और आंतरिक घटनाएं में आपकी पूरी तरह से आंतरिक पंखों के बीच होती है, शाखाओं के बीच होती है, शाखाओं के बीच आपकी होती है। ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन, देखिए यहाँ पे ट्रांजैक्शन और इवेंट पहचानिए। देखिए क्या होता है, एक इंडिविजुअल है, उसने 1 लाख के गुड परचेज किए। एक इंडिविजुअल है, उसने 1 लाख के यहाँ पे गुड परचेज किए। उस गुड्स को उसने 1,20,000 में बेचा। उस गुड्स को उसने 1,20,000 में बेचा, तो उसे प्रॉफिट बचा 20,000 का। उसे प्रॉफिट कितने का बचा? प्रॉफिट बचा 20,000 का। तो यहाँ पे जो उसने, यहाँ पे 20 आएगा, यहाँ पे 20,000 का प्रॉफिट आएगा। ठीक है। तो ये जो 20,000 का उसे प्रॉफिट हुआ, जो इसको सरप्लस हुआ 20,000 रुपए का, वो क्या है आपका? वो है आपका, क्या है आपका? ट्रांजैक्शन है, इवेंट है? वो है आपका इवेंट। इवेंट क्यों है सर? इवेंट इसलिए है क्योंकि ये आपका रिजल्ट है। आपने जो खरीदा बेचा, उसमें जो मुनाफा हुआ वो आपका प्रॉफिट, हमारा रिजल्ट होता है, इसलिए वो इवेंट होता है। अच्छा, फिर ये सेल और परचेज क्या है? जो हमने 1 लाख की खरीदी और वो 1 लाख में खरीदा और 1,20 में बेचा, ये जो आपका सेल और परचेज है, ये आपका लेन देन है। जो लेन देन होता है उसको हम कहते हैं ट्रांजेक्शन। ठीक है। बड़ा सिंपल है आपको समझना। जो लेन देन होगा वो ट्रांजेक्शन है, और उसका जो नतीजा लास्ट में बचेगा वो आपका इवेंट होगा। ठीक है। अब बात करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की। देखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट क्या है? वो पैसा इकट्ठा करती है टैक्सेस के थ्रू,
सैलरी देती है एम्प्लॉयज़ को, सेंट्रल गवर्नमेंट को, फिर रोड बनाती है, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाती है, काफ़ी चीज़ें करती है, ठीक है। तो ये क्या होता है, वो पैसा कहाँ से आता है गवर्नमेंट के पास? पैसा आता है टैक्सेस के थ्रू, ठीक है, और जाता कहाँ है? इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सारी फैसिलिटीज़ में। तो यहाँ पे देखते हैं, व्हेन रिसीप्ट्स ऑफ गवर्नमेंट आर मोर देन एक्सपेंसेस इट इज़ सरप्लस। जब गवर्नमेंट का जो इनकम है वो ज़्यादा होगी, तो वो एक्सपेंस से, खर्चों से, तो वो आपका सरप्लस कहलाएगा। वहीं जब इनकम कम होगी तो वो आपका डेफिसिट कहलाएगा। देखिए, रेजिंग मनी थ्रू वेरियस सोर्सेज, मतलब गवर्नमेंट वेरियस सोर्सेज से जो मनी ले रही है, जैसे इनकम टैक्स से, जीएसटी से, जितने भी टैक्स हैं सब तरीके से, या फिर और भी इनकम के जरिए होते हैं, ठीक है। स्टैम्प ड्यूटी होती है आपकी, वो पे करनी होती है। तो जो ये आपका गवर्नमेंट जो है वो पैसा ले रही है, जो पैसा आपका रेजिंग मनी थ्रू वेरियस सोर्सेज है, ये ट्रांजैक्शन है या इवेंट है? देखिए, ये आपका ट्रांजैक्शन है। ये आपका ट्रांजैक्शन इसलिए है क्योंकि ये लेन देन है। सरकार इधर से पैसा ले रही है और आगे फिर एक्सपेंस में दे रही है, ठीक है। और जो लास्ट में आपका सरकार के पास साल के अंत में, अकाउंटिंग ईयर के अंत में उसके पास जो प्रॉफिट और लॉस बचता है, वो क्या है आपका? वो आपका यहाँ पे इवेंट है। इवेंट है क्योंकि वो आपका एंड रिजल्ट है, ठीक है। तो ये आपको समझ गया। विभिन्न सत्रों के माध्यम से धन जुटाना, ये आपका ट्रांजैक्शन है। और लेखा वर्ष के अंत में अधिशेष या घाटा, ये आपका इवेंट है, ठीक है। अब बात करते हैं अकाउंटिंग। ट्रांजैक्शन समझ लिया आपने। ट्रांजैक्शन के ऊपर, तो इन ट्रांजैक्शन को जो हम रिकॉर्ड करते हैं, इन ट्रांजैक्शनों का जो हिसाब किताब रखते हैं हम, उसी हिसाब किताब रखने को हम अकाउंटिंग कहते हैं। इन ट्रांजैक्शन का जो हम रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं, उनको अलग अलग अकाउंट में विभाजित करते हैं। उसके बाद हम उनका फाइनल स्टेटमेंट बनाते हैं, बैलेंस शीट बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस बनाते हैं। तो ये जो सब होता है, इस प्रक्रिया को ही हम अकाउंटिंग कहते हैं। अगर इसकी परिभाषा है, वो जो सबसे अच्छी परिभाषा दी है, वो दी है अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट ने। उसने एक परिभाषा दी थी कि अकाउंटिंग क्या है? अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग इन अ सिग्निफिकेंट मैनर in terms of money transaction event which are in part or at least of financial character, interpreting the result thereof, ठीक है। अकाउंटिंग क्या है? अकाउंटिंग एक आर्ट है। अकाउंटिंग एक आर्ट है किस चीज़ की? रिकॉर्डिंग, एक कला है रिकॉर्ड करने के लिए। अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। ट्रांजेक्शन को हम रिकॉर्ड करते हैं, किस में रिकॉर्ड करते हैं? बुक्स में, ठीक है। उसको फिर क्लासिफाई करते हैं। क्लासिफाई का मतलब अलग अलग, एक तरह के जो ट्रांजेक्शन है उनका हम एक ग्रुप बनाते हैं, उसकी फिर हम समरी निकालते हैं, उसके जो बैलेंसेज हैं उसकी हम समरी निकालते हैं, और फिर उसको सिग्निफिकेंट मैनर में हम उसका रिजल्ट जो है पब्लिश करते हैं, जो कि पैसे, ट्रांजेक्शन और इवेंट के फॉर्म में यहाँ पे होता है, ठीक है। अकाउंटिंग कैन देयर फॉर बी डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ, सबसे पहले आइडेंटिफाइंग, ट्रांजेक्शन को हम सबसे पहले आइडेंटिफाई करेंगे कि क्या वो ट्रांजेक्शन है या नहीं है, क्या वो इकोनॉमिक इवेंट है या नहीं है। उसके बाद हम उसको मेज़र करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे? उसको मेज़र, मेज़र में हम ये देखेंगे क्या उसको हम कैश में नाप सकते हैं या नहीं नाप सकते, क्या हम उसको कैश में नाप सकते हैं या नहीं नाप सकते। उसके बाद हम उसकी करेंगे रिकॉर्डिंग। उसके बाद हम उसकी करेंगे रिकॉर्डिंग, और फिर समराइजिंग करते हुए हम लास्ट में जो रिजल्ट है वो हम, रिजल्ट जो है वो यूजर्स जो होते हैं उनको हम रिजल्ट बता देंगे, ठीक है। तो ये आपकी अकाउंटिंग परिभाषा है। लेखांकन एक महत्वपूर्ण तरीके से और पैसे लेन देन घटनाओं के संदर्भ में रिकॉर्ड करने, वर्गीकृत करने और संसारित करने की कला है, जो कम से कम एक वित्तीय चरित्र के हैं और उसका परिणाम को व्याख्या करती है। लेखांकन को किसी संगठन की आर्थिक घटनाओं से संबंधित आवश्यक जानकारी को, ऐसी जानकारी के इच्छुक उपयोगिताओं को पहचानने, मापने, रिकॉर्ड करने और संप्रेषित करने की प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया गया है, ठीक है। ये तो थी बात अकाउंटिंग की। तो अकाउंटिंग का प्रोसेस क्या है, ठीक है। अकाउंटिंग का प्रोसेस क्या है? देखिए, ये जो चैप्टर है ना अकाउंटिंग का, पहले पहले एक दो चैप्टर, जैसे अकाउंटिंग का बेसिक, जनरल प्रिंसिपल्स, या आपका अकाउंटिंग टर्म्स हुए,
तो इस पे ना ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। ये एक बेसिक सा है, आपको पहले से ही आता होगा। इस पे अगर हम 6-7 लेक्चर लगा देंगे तो फिर आगे सिलेबस, एक तो सिलेबस लेट होगा, दूसरा बात ये है कि ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं होता। जो स्टार्टिंग का आता है ना बेसिक, इससे 2 या 4 क्वेश्चन आएंगे बस, वो भी कम ही आते हैं, वैसे 1 या 2 ही देखने को मिलता है। बाकी जो मेन चैप्टर हैं आपके, उनसे 4-4, 5-5 क्वेश्चन आते हैं, लेकिन इससे तो 1-2 मुश्किल से आता है। तो इसमें ज़्यादा समय ना वेस्ट करते हुए, ये इजी भी है, आपको बस जो बेसिक इंपॉर्टेंट चीज़ है वो मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ, ताकि जल्दी से जल्दी इसको करें। ज़्यादा इसमें अगर आप एक एक चीज़ डिटेल से पढ़ेंगे तो फिर आपका हो गया काम। ठीक है, बाकी जो चैप्टर हैं उनमें हमें प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। जो थ्योरी वाले चैप्टर हैं इसमें बस हमें जर्नल जर्नल ऊपरी तौर से समझने की ज़रूरत होती है। ठीक है, इसमें हमें 5-6 लेक्चर लेने की ज़रूरत नहीं है, ये 1 या 2-3 लेक्चर में ही खत्म हो जाएगा। ठीक है, फिर आता है अकाउंटिंग का प्रोसेस आपका। प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग में देखिए, सबसे पहले होता है आपका रिकॉर्डिंग। सबसे पहले हम ट्रांजेक्शन को करते हैं रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग से पहले एक और आता है आपका आइडेंटिफाइंग, आइडेंटिफाइंग ऑफ ट्रांजेक्शन। फिर आता है आपका रिकॉर्डिंग, रिकॉर्ड करना। फिर उसको हम क्लासीफाई करते हैं, अलग अलग ग्रुप में बांटते हैं। ठीक है, फिर उसको हम समराइज करते हैं। समराइज में हम बनाते हैं आपका ट्रायल बैलेंस। समराइजिंग में हम आपको बनाते हैं ट्रायल बैलेंस। एनालाइज करते हैं, और एनालाइज कैसे करेंगे? एनालाइज करेंगे हम रेशियोज निकाल के, कैश फ्लो स्टेटमेंट बना के। ठीक है, इंटरप्रेट करेंगे फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना के, और लास्ट में हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बैलेंस शीट वगैरह बना के हम इसको कम्युनिकेट कर देंगे। रिकॉर्डिंग किस में करेंगे? रिकॉर्डिंग जो है, ये क्वेश्चन आ सकता है, रिकॉर्डिंग आपका होता है बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री किसे कहा जाता है? बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री कहा जाता है आपका जर्नल को। बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री कहा जाता है आपका जर्नल को। फिर आता है आपका क्लासीफाई, होता है आपका लेजर में। क्लासीफाई होता है आपका लेजर में। तो ऐसा पूछा जा सकता है बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री कौन सी है, तो वो आपकी जर्नल है। उसके बाद लेजर है जिसमें आप अकाउंट पोस्ट करते हैं। फिर ट्रायल बैलेंस आता है आपका। फिर ट्रायल बैलेंस, लेजर, लेजर के बाद आता है आपका सब्सिडरी बुक्स, लेजर के बाद आता है आपकी सब्सिडरी बुक्स, फिर ट्रायल बैलेंस और रेक्टिफिकेशन आता है आपका, फिर आपका फाइनल बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो क्वेश्चन बनता है वो आपका ये पूछा जा सकता है कि बुक ऑफ एंट्री क्या होती है, रिकॉर्डिंग हम किस में करते हैं, सबसे पहले किस में रिकॉर्ड करते हैं, उसके बाद हम किस में करते हैं। ये 2 क्वेश्चन आपसे यहाँ से पूछे जा सकते हैं। ठीक है, रिकॉर्डिंग, वर्गीकृत करना, सारांश, विश्लेषण, व्याख्या, और लास्ट में सूचित करना। फिर आता है अकाउंटिंग साइकिल। अकाउंटिंग साइकिल क्या है? देखिए, सबसे पहले आप ओपनिंग एंट्री करते हैं, ये ओपनिंग एंट्री नहीं होगा। सबसे पहले आप करते हैं कोई ट्रांजेक्शन, आपने कोई ट्रांजेक्शन किया, आपने कोई ट्रांजेक्शन किया, उसको हम रिकॉर्ड करेंगे, उसको हम रिकॉर्ड करेंगे, रिकॉर्डिंग करते हैं ना, सबसे पहले उसको हम रिकॉर्ड करेंगे जर्नल में। जो जर्नल आपकी बुक होती है, जर्नल के बाद हम उसकी पोस्टिंग करेंगे और बैलेंस निकालेंगे, यानी कि हम उसको लेजर में करेंगे। उसके बाद हम उसका ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। ट्रायल बैलेंस के बाद हम ट्रेडिंग अकाउंट, P&L, फिर बैलेंस शीट बनाते हैं, और लास्ट में फिर अगले साल ओपनिंग एंट्री बनती है। तो ये एक तरीके से आपने देखा ही होगा कि जो अकाउंट है, सबसे पहले हम में ट्रांजैक्शन होता है, फिर रिकॉर्ड करते हैं, फिर उसका लेजर बनता है, फिर ट्रायल बैलेंस बनता है, फिर हम उसको ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, फिर P&L बनाते हैं, फिर हम बैलेंस शीट बनाते हैं, फिर हम लास्ट में अगले साल फिर से ओपनिंग एंट्री करते हैं, फिर जर्नल करते हैं। तो ये एक अकाउंटिंग की साइकिल है, जो शायद सभी को आपको पता होगा। ठीक है, फिर आता है इंटरेस्टेड यूज़र ऑफ इंफॉर्मेशन। देखिए, जो अकाउंट्स की इंफॉर्मेशन है उसके इम्पोर्टेंट जो यूज़र हैं वो कौन है, अकाउंट्स के किस लिए हम ये इंफॉर्मेशन बता रहे हैं, किसको हम इसको कम्युनिकेट करना है, किसके लिए हम ये इंफॉर्मेशन जो है वो सभी बना रहे हैं। देख, तो इसमें सबसे पहले जो आपका आता है वो आता है आपका लेंडर्स, शेयर होल्डर, मैनेजमेंट, कस्टमर, टैक्स डिपार्टमेंट, पब्लिक एम्प्लॉय। ठीक है, तो 2 तरह के आपके यहाँ पे इंटरेस्टेड यूज़र होते हैं। सबसे पहले आपके
इंटरनल होते हैं और फिर आपके एक्सटर्नल होते हैं। इंटरनल यूज़र कौन होते हैं? इंटरनल यूज़र वो यूज़र हैं जो कंपनी के अंदर हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हैं। ठीक है। एक्सटर्नल यूज़र कौन है? जो बाहर है। बड़ा सिंपल सा है। जो अंदर है वो इंटरनल, जो बाहर है वो एक्सटर्नल। इंटरनल जैसे आपका सीईओ हो गया, सीएफ हो गया, फाइनेंशियल ऑफिसर हो गया, प्रेसिडेंट, मैनेजर जितने भी हैं, सुपरवाइजर, आपके जितने भी एम्प्लॉयज हैं, ये सभी आपके इंटरनल यूजर हैं। ठीक है। इनको जो इंफॉर्मेशन चाहिए वो कंपनी के अंदर की चाहिए। जैसे एम्प्लॉय ये देखता है कि भाई मेरी सैलरी इस बार बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी, कंपनी को प्रॉफिट हुआ है तो मेरी सैलरी हो सकता है बढ़े, मुझे बोनस कितना मिलेगा, ये सब जो है वो एक इंटरनल यूजर देखता है। वो जो है वो एक इंटरनल यूजर यहाँ पे देखता है। उसके बाद एक्सटर्नल यूजर की बारी आती है। एक्सटर्नल यूजर कौन होते हैं? एक्सटर्नल यूजर एक इम्पोर्टेंट होते हैं, जो बाहर के लोग होते हैं, जो कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, जो कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं और ये देखना चाहते हैं कि क्या उन्हें प्रॉफिट होगा या नहीं होगा, क्या उन्हें इंटरेस्ट मिलेगा, क्या उन्हें डिविडेंड मिलेगा, क्या कंपनी उन्हें पे कर पाएगी, क्या कंपनी उनका पैसा दे पाएगी, कहीं कंपनी उनके पैसे को डुबो तो नहीं देगी। ठीक है। तो ये जो सभी चीज़ें होती हैं ये आपकी एक्सटर्नल यूज़र होते हैं। एक्सटर्नल यूज़र कौन कौन होते हैं? जो इन्वेस्ट करते हैं, इन्वेस्टर, क्रेडिटर, जो जो जिसने आपको पैसा उधार दे रखा है, वो ये चेक करता है भाई आप पैसे दे पाओगे नहीं दे पाओगे। आपके कस्टमर, डिबेंचर होल्डर, लेंडर, टैक्स अथॉरिटीज, रेगुलेटर एजेंसीज, ट्रेड एसोसिएशन, स्टॉक एक्सचेंज, तो ये सभी जो आपके यूजर होते हैं ये आपके एक्सटर्नल होते हैं। आंतरिक उपयोगकर्ता और बाहरी उपयोगकर्ता, मुख्य कार्यकारी, वित्तीय अधिकारी, ठीक है, ये सभी आपके इंटरनल होते हैं। और निवेशक, लेनदार, ग्राहक आपके बाहरी होते हैं। अब इसमें एक्सटर्नल यूजर जो है वो थोड़े से यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। ये आपसे पूछ लिया जाएगा कि भाई इनमें से इंटरनल एक्सटर्नल कौन सा है। या फिर जो दूसरा क्वेश्चन बन सकता है वो ये बन सकता है कि कोई एक यूजर दे दिया जाएगा, वो किस लिए एक कंपनी पे यहाँ पे देख रहा है। ठीक है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे इन्वेस्टर। सबसे पहले जो आता है आपका इन्वेस्टर या पोटेंशियल इन्वेस्टर। इन्वेस्टर कौन होता है? इन्वेस्टर वो व्यक्ति होता है जो कंपनी में पैसे लगाता है, कंपनी में इन्वेस्ट करता है। इसलिए इन्वेस्ट करता है ताकि उसे रिटर्न मिल सके, ताकि उसे रिटर्न मिल सके। इन्फॉर्म तो वो क्या चाहेगा? इंफॉर्मेशन ऑन रिस्क एंड रिटर्न। वो ये देखना चाहेगा क्या भाई कंपनी उसको रिटर्न दे पाएगी। रिटर्न क्या होता है? रिटर्न मतलब कमाई, प्रॉफिट। मान लीजिए आपने किसी को किसी पे पैसे लगाए हैं, तो आपको उस पे कुछ फायदा हुआ या नहीं हुआ, आपकी जो इनकम हुई वो कितनी हुई, ये आपको पता लगेगा कब? जब आप उसकी कंपनी की बैलेंस शीट देखेंगे। अगर आप अ, अच्छी कंपनी में पैसे लगाएंगे तो आपको अच्छी रिटर्न मिलेगी, अगर आप बेकार कंपनी में पैसे लगाएंगे तो आपको बेकार की रिटर्न मिलेगी। जैसे रिलायंस, रिलायंस में आप पैसा लगाओगे तो फायदा ही फायदा है। ठीक है। तो ये सभी बैलेंस शीट देखते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखते हैं। फिर आपकी यूनियन और एम्प्लॉय ग्रुप। यूनियन एम्प्लॉय ग्रुप देखेंगे कि भाई क्या कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है, क्या कंपनी सही में कुछ सैलरी वैलरी दे रही है या नहीं दे रही, क्या हम इसमें टिक पाएंगे, ऐसा तो नहीं बीच में कंपनी सबको लॉस में चल रही है और आगे चल के सबको निकाल दे। तो ये सभी जो चीज़ें हैं ये आपके एम्प्लॉय यहाँ पे देखते हैं। उसके बाद आपके आता है लेंडर, जिसने आपको उधार माल दिया हुआ है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जैसे बैंक, एनबीएफसी, ये सभी ये देखते हैं कि भाई क्या कंपनी हमारा पैसा वापस कर पाएगी, क्या जो लोन हमने कंपनी को दिया है वो हमें मिल पाएगा। तो ये जो सभी चीज़ें हैं ये आपकी देखी जाती हैं क्या ब्याज और लोन वो दे पाएगा। फिर आपका आता है सप्लायर। सप्लायर देखेगा कि मैंने कंपनी को माल दे दिया है। क्रेडिटर देखेगा कि मैंने उधार पैसे दे रखे हैं तो क्या वो वापस कर पाएगी, क्या टाइम पे वापस कर पाएगी। विल रिपेड व्हेन ड्यू ऑन द एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस। ठीक है। फिर आता है आपका कस्टमर। कस्टमर देखेगा प्रॉफिटेबिलिटी, सेल, आफ्टर सेल सर्विस। मान लीजिए आप एसी की कंपनी है, आप एसी प्रोवाइड करते हैं लोगों को, तो कंप्यूटर वो कस्टमर देखेगा कि जो एसी हमने लिया है क्या आप उसकी सर्विस दे पाएंगे, आफ्टर सेल सर्विस कैसी है, क्या आपका प्रोडक्ट चलता है या नहीं चलता, आपकी रेपुटेशन कैसी है। तो ये सभी चीज़ जो है वो कस्टमर देखता है। गवर्नमेंट क्या देखती है? गवर्नमेंट जो है वो टैक्स इन्फॉर्मेशन देखती है, क्या कंपनी सही से टैक्स इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट कर रही है, क्या कंपनी सही में टैक्स दे रही है।
क्या उसमें जो एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज हैं वो सही है, कंप्लाइंस है, जो एक कंपनी को नियम कानूनों को पालन करना होता है, क्या कंपनी वो नियम कानून यहाँ पे पालन कर रही है या नहीं कर रही, ये सभी चीज़ें आपकी गवर्नमेंट देखेगी। कॉम्पिटिटर क्या देखेंगे, कंपनी की परफॉर्मेंस। कॉम्पिटिटर ये देखेगा कि भाई कंपनी क्या मेथड यूज कर रही है जिसकी वजह से उसका प्रोडक्ट इतना बिक रहा है, क्या स्ट्रेटजी है उनकी। तो ये जो सभी चीजें हैं ये आपके कॉम्पिटिटर देखते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे हिंदी में भी देख सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे हिंदी में भी आप इसको देख सकते हैं। आगे देखते हैं ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग। देखिए मेन आपकी 3 ब्रांचेस होती हैं, वैसे टोटल 5 है लेकिन मेन आपकी 3 होती हैं। 2 ब्रांचेस आपकी और होती है। ठीक है, सबसे पहले आपकी आती है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो है वो वित्तीय लेन देन से रिलेटेड होती है, जो सिस्टमेटिक रिकॉर्ड रखता है जितने भी फाइनेंशियल आर्थिक आपके ट्रांजैक्शन होते हैं फाइनेंशियल्स, वो सभी का जो मेजर करती है वो करती है आपकी फाइनेंशियल अकाउंटिंग। वित्तीय लेन देन का एक व्यवस्थित रिकॉर्ड रखना, सकारात्मक सफलता और वित्तीय स्थिरता के वहां पर पहुंचने के लिए वित्तीय रिपोर्ट तैयार करना, ये काम है आपका वित्तीय लेखन का। मैनेजमेंट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग को प्रबंधन लेखांकन भी कहा जाता है। डील विद प्रोविजन ऑफ, ये क्या करती है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो है वो मैनेजमेंट एक तरीके से कंपनी का इंटरनल जो है उसको मतलब बजट बनाना, क्या कंपनी के खर्चे होंगे, कितना कॉस्ट होगा, क्या व्यवस्था को एक तरीके से बनाए रखने का काम करती है। जैसे निर्णय लेना, जो डिसीजन लिए जाते हैं उससे रिलेटेड रिपोर्ट्स देती है। योजनाएं बनाई जाती हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग में। व्यवसाय संचालन को नियंत्रित करने में सक्षम बनाने के लिए संगठन के भीतर लोगों को आवश्यक लेखांकन जानकारी के प्रावधान से संबंधित है। ठीक है, मतलब जैसे मैनेजमेंट होती है उसको कोई पॉलिसी लागू करनी है तो वो जो डिसीजन लेगी वो किसके बेस पे लेगी, जो मैनेजमेंट की रिपोर्ट होगी, जो प्रीवियस पॉलिसी होगी उसकी जो रिपोर्ट आई होगी, जो इंटरनल रिपोर्ट्स होती हैं उसके ऊपर जो अकाउंटिंग होती है आपकी वो होती है आपकी मैनेजमेंट अकाउंटिंग। फिर आती है आपकी कॉस्ट। कॉस्ट अकाउंटिंग होती है किसी एक प्रोडक्ट या वस्तु से रिलेटेड जो आपकी अकाउंटिंग होती है वो होती है आपकी कॉस्ट अकाउंटिंग, यानी कि जो ऑर्गेनाइजेशन की कॉस्ट है उसको कंट्रोल करना, कॉस्ट कंट्रोल करना। ठीक है, उसको हम कम से कम कीमत पे प्रोडक्ट को बाजार में उतारना, कहाँ कहाँ कंपनी फालतू खर्चे कर रही है उसकी कॉस्ट कटिंग करना। तो एक तरीके से कह सकते हैं कंट्रोलिंग इन कॉस्ट ही होता है। ठीक है, तो ये आपकी होती है लागत लेखा, निर्णय लेने, योजना बनाने और व्यवसाय को नियंत्रण करने में सक्षम बनाने के लिए संगठन के भीतर लगा आवश्यक लेखांकन जानकारी। ठीक है, इसमें जो आपकी बनती है वो आपकी बनती है कॉस्ट शीट। ठीक है, यहाँ पे बनती है आपकी मैनेजमेंट रिपोर्ट और इस पे आपको पता ही है फाइनेंशियल्स बचते हैं, P&L एंड बैलेंस शीट। ठीक, फिर आती है आपकी 2 और अकाउंटिंग की ब्रांचेस। एक आजकल चल रही है वो है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, दूसरी है आपकी ह्यूमन रिसोर्स। ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग, देखिए ह्यूमन जो है एक ऑर्गेनाइजेशन का सबसे बड़ा फैक्टर है, सबसे बड़ा जो इन्वेस्टमेंट है वो ह्यूमन में होती है, कर्मचारी। तो उससे रिलेटेड जो अकाउंटिंग हम करते हैं, मतलब किस रूप में, भाई ह्यूमन में सैलरी ठीक मिल रही है या नहीं मिल रही। आजकल जो HR डिपार्टमेंट बनाया गया है अलग से, जो HR है वो सब ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग के ही एक तरीके से पार्ट होता है कि भाई कैसे हम एक एम्प्लॉय को यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा दिन तक रख सकें, जो हमारा एम्प्लॉय का टर्नओवर रेशियो होता है वो हम कैसे उसको कम कर सकें। तो एक एम्प्लॉय के लिए हम क्या फैसिलिटीज़ दे रहे हैं, क्या बेनिफिट दे रहे हैं इनको, तो उन सबसे जो रिलेटेड अकाउंटिंग होती है आपकी वो आपकी ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग होती है। तो अटेम्प्ट टू आइडेंटिफाई, क्वांटिफाई एंड रिपोर्ट इन्वेस्टमेंट मेड इन ह्यूमन रिसोर्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो उसके बाद सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी क्या होती है। देखिए कई बार क्या होता है कि जो कंपनी जो है उसको एक सोशल, उसके ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ठीक है, जैसे आपने सुना होगा कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का नाम,
ठीक है, कि 2% का खर्चा करना होता है। तो इस तरीके से जो आप एक कंपनी है वो जहाँ रहती है, ठीक है, उस आसपास के एरिया में उसको कुछ इन्वेस्ट करना होता है। तो उससे रिलेटेड जो उसकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी से रिलेटेड जो अकाउंटिंग है, वो आपकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग आती है, जिसके अंदर आपका एनवायरनमेंट से रिलेटेड या आसपास के सिटी प्लेस से रिलेटेड सभी चीज़ें कवर्ड हो जाती हैं। ठीक है। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कंसिडर अकाउंटिंग फॉर सोशल कॉस्ट इनकर्ड बाय एंटरप्राइज सोशल बेनिफिट। जितना आपने देखा होगा बड़ी बड़ी कंपनी है, रिलायंस है, वो एनवायरनमेंट में कितना खर्चा करती है, या फिर आपने देखा होगा वो छोटे छोटे प्रोग्राम चलाती रहती है, अनाथ बच्चों को फ्री वो प्रोवाइड करती हैं, एजुकेशन, ट्रीटमेंट, ये आपने देखा होगा। तो ये सब सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी अकाउंटिंग के अंदर आता है। ठीक है। फिर आता है आपको ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग के क्या ऑब्जेक्टिव है? सबसे पहले टू कीप अ सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। सबसे पहले जो ऑब्जेक्टिव अकाउंटिंग का आता है, सबसे इम्पोर्टेंट, कि जो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है उनको हम रिकॉर्ड करेंगे। दूसरा, उस रिकॉर्ड करने से क्या होगा, हम बिजनेस का जो प्रॉफिट एंड लॉस है वो निकालेंगे। उससे क्या होगा, बिजनेस अगर हम प्रॉफिट एंड लॉस निकालेंगे तो उससे हमें ये पता लग जाएगा कि हमारी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। ठीक है। उसके क्या, उसके बाद क्या होगा, ये देखिए, ये जो ऑब्जेक्टिव है ना, ये एक के बाद एक है, मतलब एक दूसरे को ये सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है। फाइनेंशियल पोजीशन पता लगेगी, फिर हम क्या करेंगे, फिर हम सभी जो स्टेक होल्डर है उनको बता देंगे कि भाई हमारी परफॉर्मेंस क्या रही है, उनको हम कम्युनिकेट करेंगे। और सोल्वेंसी लिक्विडेशन पोजीशन हम कंपनी की निकालेंगे, जो क्या होती है कि क्या कंपनी फ्यूचर में बंद हो सकती है, क्या वो जो उसकी क्रेडिट वर्थनेस है वो है या नहीं है, क्या वो किसी को पैसे दे सकती है, क्या अपने उधार लिए हुए पैसे वो लौटा सकती है। ठीक है। तो ये जो सभी चीजें हैं ये अकाउंटिंग के ऑब्जेक्टिव हैं, जो पहले चाह रही हैं इसके इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव यहाँ पे हैं। व्यवसायिक लेन देन का लेखा रखना, लाभ हानि की गणना करना, शुद्ध लाभ शुद्ध हानि के कारणों का पता लगाना, वित्तीय स्थिति ज्ञात करना, प्रतिवर्ष की प्राप्ति को ज्ञात करना, हानि से होने से रोकना, और विभिन्न पक्षकारों की जानकारी देना, ये इसके ऑब्जेक्टिव हैं। तो आपने ये देखा, सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजेक्शन, ये ट्रांजेक्शन हम रिकॉर्ड करते हैं बुक कीपिंग, जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस में, और फिर रिजल्ट निकालते हैं उनका P&L और इसमें, और लास्ट में हम बैलेंस शीट बना के जो पोजीशन हमारी पता लगती है और जो रिपोर्ट्स आती है वो हम कम्युनिकेट करते हैं। ठीक। फिर एक नया कंसेप्ट आता है यहाँ पे आपका, बुक कीपिंग। बुक कीपिंग क्या होता है? देखिए, बुक कीपिंग और अकाउंटिंग में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। बुक कीपिंग जो है वो अकाउंटिंग का ही पार्ट है। बुक कीपिंग, जो अकाउंटिंग का स्टार्टिंग का पार्ट होता है वो आपका बुक कीपिंग कहलाता है। मतलब बुक कीपिंग का मतलब होता है कि बुक को कीप करना। बुक कीपिंग, बुक को कीप करना मतलब बुक को मेंटेन करना, बुक में रिकॉर्ड करना, बुक में एंट्री करना, ये होती है आपकी बुक कीपिंग। ठीक है। बुक कीपिंग इज अ प्रोसेस ऑफ मेंटेनिंग एंड रिकॉर्ड ऑफ ऑल फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। जितने भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन हैं उनका रिकॉर्ड मेंटेन करना, उनको रिकॉर्ड को मेंटेन करने को ही हम बुक कीपिंग कहते हैं। ओरिजिनल एंट्री ऑफ एन बिजनेस, यानी कि जो जर्नल आपकी होती है, जो जर्नल बुक होती है वो आपकी बुक कीपिंग है। ठीक है, बुक कीपिंग समझ गए। सिर्फ और सिर्फ अकाउंट को रिकॉर्ड करना और उसको मेंटेन करना आपका बुक कीपिंग कहलाता है। उसके बाद की जो प्रक्रिया है वो आपकी अकाउंटिंग में आती है। फोकस करता है बुक कीपिंग डे टू डे ट्रांजेक्शन, फाइनेंशियल एक्टिविटी या ट्रांजेक्शन, मतलब रोजमर्रा प्रतिदिन जो आपके ट्रांजेक्शन होते हैं उनका जो हम रिकॉर्ड करते हैं वो आपकी बुक कीपिंग के अंदर आता है। ठीक है। बुक कीपर मेंटेन एंड रिकॉर्ड द बुक ऑफ अकाउंट एंड फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस ऑफ टैक्सेस, सेल्स, लोन, इंटरेस्ट इनकम, पेरोल एंड अदर एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड इन ओरिजिनल बुक ऑफ अकाउंट। बही खाता, प्रतिदिन एक व्यवसाय का दिन, प्रतिदिन की वित्तीय गतिविधि और लेन देन पर केंद्रित है। बही खाता की पुस्तक पर रखा रखाव रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है। प्रतिदिन के भुगतान बिक्री। तो इसमें अकाउंट्स और बुक कीपिंग में क्या डिफरेंस है, देखिए। बुक कीपिंग क्या करता है, सिर्फ ट्रांजेक्शन को आइडेंटिफाई करता है और रिकॉर्ड करता है, ट्रांजेक्शन को देखता है
कि क्या ट्रांजैक्शन है उसको पहचानता है और फिर उसको रिकॉर्ड करता है। जबकि अकाउंटिंग क्या होता है, अकाउंटिंग रिकॉर्ड करने के बाद का प्रोसेस भी होता है समराइजिंग, इंटरप्रिटिंग और लास्ट में कम्युनिकेटिंग। तो अकाउंटिंग में उसको डिफरेंट उसमें बांटा जाता है, फिर उसका रिजल्ट निकाला जाता है, फिर एनालिसिस किया जाता है और लास्ट में उसको रिपोर्ट्स बना के बाहर कम्युनिकेट किया जाता है। ठीक है। डाटा प्रोवाइडेड बाय बुक कीपिंग इज नॉट सफिशिएंट फॉर डिसीजन मेकिंग। सिर्फ रिकॉर्डिंग के बेस पे आप डिसीजन नहीं ले सकते, लेकिन जब एक अकाउंटिंग में आपकी बैलेंस शीट और फाइनेंशियल स्टेटमेंट बन चुके होंगे तो उसके ऊपर आप डिसीजन ले सकते हो, जो कि अकाउंटिंग के अंदर बनते हैं। फिर आता है आपका प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज नॉट डन। ये सिर्फ जर्नल तक ही होता है, ये सिर्फ जर्नल एंट्री तक ही होता है। उसके बाद आपका यहाँ अकाउंटिंग में फाइनेंशियल स्टेटमेंट, P&L एंड बैलेंस शीट यहाँ पे बनते हैं आपके। ठीक है। पर्सन कंसर्न विद बुकिंग, बुक कीपर, जो पर्सन रिकॉर्ड करता है उसको हम बुक कीपर कहते हैं, और यहाँ पे जो पर्सन होता है उसको हम अकाउंटेंट कहते हैं। ठीक है। ये डज नॉट शो द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस। जब रिजल्ट ही नहीं निकला, P&L एंड बैलेंस शीट ही नहीं निकली, तो ये रिजल्ट कैसे बता देगा, फाइनेंशियल पोजीशन कैसे बता देगा, जबकि ये फाइनेंशियल पोजीशन अकाउंटिंग में हम बता पाते हैं। इसके लिए आपको कोई भी स्किल की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ट्रांजैक्शन उठाओ, रिकॉर्ड कर दो, बुक में चढ़ाते जाओ। इसमें आपको स्किल की ज़रूरत है, जिसमें आपको पूरी डबल एंट्री सिस्टम आना चाहिए। तो ये आपका डिफरेंस था बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग में। ठीक है। बही खाता पद्धति केवल वित्तीय लेन देन की पहचान करती है, प्रदान किया गया डेटा निर्णय के लिए पर्याप्त नहीं है, वित्तीय विवरण तैयार नहीं किया जाता है। ठीक है। व्यक्ति को बुक कीपर कहा जाता है और व्यय की वित्तीय स्थिति नहीं देखी जाती और कोई उच्च शिक्षा नहीं देखी जाती। फिर बात आती है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन में उसकी क्या विशेषताएं हैं। ठीक है। तो ये 4 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं आपकी: रिलेवेंस, रिलायबिलिटी, अंडरस्टैंडेबिलिटी, कंपैरेबिलिटी। रिलेवेंस, रिलायबिलिटी, अंडरस्टैंडेबिलिटी एंड कंपैरेबिलिटी। रिलायबिलिटी क्या होता है? ठीक है। रिलायबिलिटी मतलब भरोसा, रिलायबिलिटी मतलब भरोसा, मतलब रिलायबल, क्या वो जो इंफॉर्मेशन है वो रिलायबल है, क्या हम उस पर भरोसा कर सकते हैं, क्या हम उस पर डिपेंड कर सकते हैं, क्या हम उसके बेस पे निर्णय ले सकते हैं, ये सब होता है आपका रिलायबिलिटी। एक इंफॉर्मेशन अगर भरोसे के लायक नहीं है तो उसका क्या फ़ायदा। ठीक है। अगर भरोसा हम उस पर कर सकते हैं तभी तो वो फायदेमंद इंफॉर्मेशन है ना। मान लीजिए हमें कोई इंफॉर्मेशन प्राप्त हुई लेकिन वह झूठी निकल गई, तो फिर हमारा तो सारा ट्रांजेक्शन वगैरह सब वो हो गया ना, सारा रिजल्ट खराब हो जाएगा। ठीक है। तो रिलायबिलिटी मीन्स यूजर मस्ट बी एबल टू डिपेंड ऑन इंफॉर्मेशन। Reliability of accounting information determined by degree of correspondence between what information conveys about the transaction event and measured and display। तो क्या इंफॉर्मेशन हमें बताना चाहती है वो सब हमें होना चाहिए, उसके ऊपर हम विश्वास कर सकते हैं या नहीं। उसके बाद आता है आपका रेलिवेंस। रेलिवेंस क्या होता है, मतलब क्या इंफॉर्मेशन टाइम पे अवेलेबल है। भाई उसकी इंफॉर्मेशन की ज़रूरत जब है तब वो होनी चाहिए, वरना उसकी फिर क्या फ़ायदा। ठीक है। तो यहाँ पे अवेलेबल इन टाइम होनी चाहिए। अगर इंफॉर्मेशन टाइम पे अवेलेबल नहीं है तो हम कुछ भी नहीं कर सकते, हम भविष्य में कुछ बता नहीं पाएंगे, और अगर बताएंगे तो फिर वो गलत होगा। तो एक इंफॉर्मेशन को जब हमें उसकी ज़रूरत है तब वो होना चाहिए, यानी कि उसकी रिलेवेंस है। मान लीजिए हमें कहीं इन्वेस्टमेंट करना था और हमें इंफॉर्मेशन मिली 2 दिन बाद कि इस कंपनी के शेयर बढ़ने वाले हैं, और वो बढ़ भी गए। 2 दिन बाद इंफॉर्मेशन मिल रही है कि इसके शेयर बढ़ने वाले थे, तो क्या फ़ायदा। और अगर 2 दिन पहले मिल गई कि इस कंपनी के शेयर बढ़ने वाले हैं, तो हम उसमें इन्वेस्ट कर लेंगे और हमारा प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है। फिर आता है आपका अंडरस्टैंडेबिलिटी। उस पे हम कितना उसको समझ पाते हैं या नहीं समझ पाते। जैसे मान लीजिए किसी ने आपको इंफॉर्मेशन दी, मैसेज ईमेल भेजा आपने, किसी ने आपको ईमेल किया, ठीक है, और उस ईमेल को आप समझ ही नहीं पाए, तो फिर क्या फ़ायदा ऐसी इंफॉर्मेशन का। या जिस वे में वो कहना चाहता था आपको, कई बार हम जैसे 2 लोग बात कर रहे होते हैं, तो हो सकता है कई बार वो व्यक्ति आपके बारे में कुछ अच्छा सोच रहा हो लेकिन आपको लगे नहीं यार तो गलत कह रहा है। ठीक है।
हो सकता है उसकी सोच अच्छी हो, उसका बोलने का तरीका ही गलत हो, लेकिन वो कहना अच्छा चाहता है। ठीक है, तो ये जो उसको मैसेज जो है वो उसकी सोच के अकॉर्डिंग वो कैसा है वो समझने को हम अंडरस्टैंडेबिलिटी कहते हैं। ठीक है, मीन्स क्या होता है, मैसेज इज सेट इफेक्टिव व्हेन इट्स इंटरप्रेटेड बाय रिसीवर इन द सेंस इच विच सेंडर है सेंड। जैसा कि आपको मैसेज मिला, जिस सेंस में आपको मिला, उसी सेंस में आपने समझा, तो वो अंडरस्टैंडेबिलिटी होती है। मतलब जो वो बताना चाहता था आपको वो ही पता लगा। ठीक है, यानी कि यहाँ पे जो है वो कोई भी कम्युनिकेशन गैप नहीं है, कोई भी मैसेज में मतलब कोई बीच में मैसेज खराब नहीं हुआ है। मतलब जैसे ही वो जो आपको बताना चाहता था आपने वो ही समझा। कई बार हम गलत फहमियों में बोलते कुछ और हैं और सामने वाला समझ कुछ और जाता है, तो ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, इंफॉर्मेशन में फिर आती है आपकी कंपैरेटिबिलिटी। मतलब क्या आप इंफॉर्मेशन को कंपेयर कर सकते हो? किससे कंपेयर करना है भाई? अपने कॉम्पिटिटर से कंपेयर करेंगे, पिछले साल के रिजल्ट से कंपेयर करेंगे, तो ये देखते हैं हम कंपेरेबिलिटी में। ठीक है, तो ये आपकी करेक्टरिस्टिक्स है, आप हिंदी में भी इसको पढ़ सकते हैं। विश्वसनीयता प्रासंगिक होने के लिए जानकारी समय पर उपलब्ध होनी चाहिए और निर्णय लेने वाली लेखांकन जानकारी की उसी अर्थ में व्याख्या करनी चाहिए जैसे वे तैयार की जाती है। ठीक, तो आज की जो हमारी क्लास थी वो मतलब ख़त्म हो चुकी है। अब हम एमसीक्यू यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। एमसीक्यू जितना भी अभी हमने पढ़ा, तो जो बेसिक अकाउंटिंग थी वो लगभग यहाँ पे पूरी हुई। अभी जो बचता है आपका वो हम अगले उसमें अकाउंटिंग के जो टर्म्स हैं और फिर कंसेप्ट करेंगे, और फिर हम अगले चैप्टर की ओर प्रस्थान करेंगे। ठीक है, फिर मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा कि जो लोग ये जो क्लासेस हैं ये आपकी पेड बैच में चल रही हैं। अगर आपको पेड बैच में ज्वाइन होना है तो 8169301046 पे आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, अभी डिस्काउंट ऑफर चल रहा है, अभी यहाँ पे डिस्काउंट ऑफर आपका चल रहा है, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। हम आपको जो है वो अकाउंट्स, ऑडिट और टैक्स का सिलेबस कंप्लीट करवाएंगे, इनकी हम आपको क्लासेस प्रोवाइड करेंगे। इसके साथ साथ आपको एक 1000 प्लस एमसीक्यू की जो बुक है वो मिलेगी। इसके साथ साथ हम आपको 10 मॉक टेस्ट करवाएंगे फुल, मॉक टेस्ट करवाएंगे फुल। ये सभी आपका हमारे बैच में होगा। ठीक है, तो अपनी तैयारी को और अच्छे करने के लिए, अपनी तैयारी को बेस्ट लेवल पे ले जाने के लिए आप हमारे बैच को अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो व्हाट्सअप हमें मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं अब एमसीक्यू। ठीक है, पहला एमसीक्यू, निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यवसायिक लेन देन नहीं है? इनमें से एक कौन सा व्यवसायिक लेन देन नहीं है? फर्नीचर खरीदा 10,000 के लिए, बिजनेस के लिए। ठीक है, तो ये तो आपका बिजनेस ट्रांजेक्शन है। फिर पेड फॉर सैलरी, एम्प्लॉय की सैलरी दी आपने, ये भी एक बिजनेस ट्रांजेक्शन है। पेड सन फीस फ्रॉम हिज पर्सनल बैंक अकाउंट, आपने निजी खाते से बेटे की 20,000 की फीस जमा कर दी, तो क्या एक व्यवसायिक लेन देन है या नहीं है? फिर आता है पेड सन फीस फ्रॉम बिजनेस अकाउंट, कारोबार से चुकाए गए बेटे की फीस। तो इन दोनों में से आपको बताना है कि कौन सा एक व्यवसायिक लेन देन नहीं है। पेड सन फीस फ्रॉम हर पर्सनल बैंक अकाउंट, अपने निजी बैंक से उसने 20,000 के बेटे की फीस दे दी, या फिर सन फीस फ्रॉम बिजनेस। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा आपका ये होगा। भाई कोई अपने पर्सनल बैंक अकाउंट से बेटे की फीस भर रहा है चाहे कुछ ही कर रहा है, तो उससे हमें क्या लेना देना, ये एक बिजनेस ट्रांजेक्शन नहीं होगा। तो सर डी वाला क्यों नहीं है? डी वाला इसलिए क्योंकि ये बिजनेस के अंदर बिजनेस अकाउंट से भर रहा है, तो बिजनेस का ट्रांजेक्शन तो माना ही जाएगा, हम इसको ड्राइंग में दिखाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। लास्ट स्टेप ऑफ अकाउंटिंग एज द प्रोसेस ऑफ इंफॉर्मेशन, तो आपको ये ऑप्शन देखने की भी जरूरत नहीं है। लास्ट स्टेप आपको पता ही है, कम्युनिकेशन होता है। फर्स्ट आपका रिकॉर्डिंग होता है। विच क्वालिटी विच क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन इज रिफ्लेक्टेड व्हेन अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन इज क्लियरली प्रेजेंटेड, जब लेखांकन सूचना स्पष्ट रूप से प्रस्तुत की जाती है तो लेखांकन
सूचना की कौन सी गुणवत्ता विशेषता परिलक्षित होती है? अंडरस्टैंडेबिलिटी, रिलायंस। ये क्वेश्चन आप इसका आंसर कमेंट में बताएं। आप इसका आंसर कमेंट में बताएं। देखते हैं कितने लोगों का ये सही होता है। ठीक है, आप नीचे कमेंट करें और बताएं कि इसमें कितने लोगों का आंसर हम देखेंगे कि सही होता है। आपने क्या समझा? ठीक। 4, डैश वाज द रूट ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग सिस्टम। फाइनेंशियल अकाउंटिंग सिस्टम का रूट क्या है? देखिए, सोशल भी एक, जिनको ये नहीं पता उसके लिए मैं बताता हूँ। देखिए, एलिमिनेशन टेक्निक क्या होती है, हम क्वेश्चन में से जो गलत आंसर है, जो नहीं हो सकते, वो हम हटाते जाते हैं। आपको पता है सोशल अकाउंटिंग अभी आई है, तो ये भी नहीं होगा। फिर आपकी मैनेजमेंट भी एक टाइप ऑफ अकाउंटिंग होती है, तो ये भी नहीं होगा। रिस्पॉन्सिबिलिटी भी एक टाइप ऑफ अकाउंटिंग होती है। तो यहाँ पे जो आंसर आएगा रूट, वो है स्टूवर्डशिप। स्टूवर्डशिप अकाउंटिंग यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा। फिफ्थ, गवर्नमेंट रेजेज फंड थ्रू टैक्स एंड स्पेंड ऑन वेरियस डेवलपमेंट एक्टिविटीज। गवर्नमेंट जो है वो आपकी टैक्स के थ्रू पैसा लेती है और स्पेंड करती है। तो जो डेफिसिट और सरप्लस होता है वो आपको बता दिया था मैंने कि वो एंड रिजल्ट होता है, और जो भी आपका रिजल्ट होता है वो क्या होता है? आपका इवेंट। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर बी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट रेलिवेंट अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। टैक्स अथॉरिटी, जो आपकी इनकम टैक्स अथॉरिटी होती है, उसके लिए सबसे जरूरी इंफॉर्मेशन, मतलब जिसमें वो इंटरेस्टेड होंगे, वो ऐसी इंफॉर्मेशन कौन सी होती है? कैश बैलेंस ऑफ फर्म, बुक वैल्यू फिक्स एसेट्स की, जो उसकी बुक वैल्यू है वो, या कितना बैलेंस है फर्म के पास वो, या क्रेडिट सेल कितनी की है, या प्रॉफिट जनरेटेड ड्यूरिंग द ईयर। तो यहाँ पे जो इनकम टैक्स अथॉरिटी देखेगी वो आपकी प्रॉफिट देखेगी कि इसने कितना प्रॉफिट लगाया है, ताकि हम उस पर टैक्स लगा सके। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेन ऑब्जेक्टिव। इनमें से कौन सा मेन ऑब्जेक्टिव नहीं है? इनमें से कौन सा अकाउंटिंग का मेन ऑब्जेक्टिव यहाँ पे नहीं है? आपको पता क्या है, इस बार जो पेपर आया था उसमें सब ना नोट 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 लिखा हुआ था। तो आपको ये यहाँ पे लिखना है, जब भी नोट आ जाए इसको हाईलाइट कर लो आप ऐसे। तो हमें ऑब्जेक्टिव नहीं बताना है, मतलब। ठीक है। सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ अकाउंटिंग, ये तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव है, ये यानी कि ये करेक्ट हो गया। असरटेनमेंट ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ बिजनेस, ये भी करेक्ट हो गया, प्रॉफिट भी निकालना है हमें बिजनेस का। फाइनेंशियल असरटेनमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन भी निकालनी है। तो ये तीनों सही हो गए, तो यानी कि ऑलरेडी चौथा आपका करेक्ट आंसर है यहाँ पे, क्योंकि ये गलत है। सॉल्विंग टैक्स डिस्प्यूट, ये हमारा मेन ऑब्जेक्टिव नहीं होता, तो इस क्वेश्चन का आंसर ये है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोट, यहाँ पे भी इन्होंने नोट पूछा है, सब फील्ड नहीं है। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग फील्ड होता है, कॉस्ट भी होता है, फाइनेंशियल भी होता है, बुक कीपिंग यहाँ पे अकाउंटिंग का मेन ऑब्जेक्ट वो फील्ड नहीं होता। पर्पस ऑफ अकाउंटिंग क्या होता है कि बाइस्ड, इनएडुकेट, फाइनेंशियल। तो इसका आंसर होगा ट्रू फेयर व्यू। हमेशा अकाउंटिंग का जो पर्पस है वो सही और फेयर व्यू आपका देना होता है। 10, आफ्टर सेल ऑफ गुड 35,000, 35,000 के आपने गुड बेच दिए, ठीक है, अमित के पास फिर क्लोजिंग स्टॉक बचा 15,000। तो क्लोजिंग स्टॉक क्या होता है आपका? एंड में बचता है। क्लोजिंग स्टॉक को एक तरीके से एंड रिजल्ट है आपका, क्या है? एंड रिजल्ट है। जब भी आपका एंड रिजल्ट होता है तो हम चलेंगे ट्रांजेक्शन नहीं इवेंट की तरह। फिर बात करता है इनमें से कौन इंटरनल यूजर नहीं है। इंटरनल यूजर नहीं है यानी कि इनमें से कौन एक्सटर्नल यूजर है, ये हमें बताना। मैनेजर आपका इंटरनल यूजर है, एम्प्लॉय आपका इंटरनल यूजर है, शेयर होल्डर और क्रेडिटर। तो यहाँ पे क्या ऑप्शन होगा? शेयर होल्डर ऑफ और क्रेडिटर। तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा 3 और 4, 3 और 4, 3 और 4, 3, ओनली 3, क्योंकि शेयर होल्डर आपके ओनर होते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे क्रेडिटर कौन होता है? आपका आउटसाइडर। नेक्स्ट, फाउंडर ऑफ प्रोफाउंडर कौन होता है? डबल एंट्री सिस्टम किसने फाउंड की थी? अभी हमने देखा, लूका पैसियोली ने। बुक कीपिंग का क्या मतलब होता है? ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना, रिकॉर्डिंग फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन इन बुक ऑफ अकाउंट।
Taking all steps from recording of transaction in book of original entry to prepare to final account, preparing final account, taking all steps from आफ्टर प्रिपेयरिंग फाइनल अकाउंट। देखिए बुक कीपिंग मैंने बताया था आपका सिर्फ और सिर्फ रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मान लीजिए आपको नहीं समझ में आ रहा कि भाई क्या करना है, क्वेश्चन है, तो पहले देखो कि कौन सा ऑप्शन सबसे पहले हम कैंसिल कर सकते हैं। देखिए फाइनेंशियल अकाउंट तो पता ही है आपको बुक कीपिंग में बनते नहीं है, ठीक है। टेकिंग ऑल स्टेप आफ्टर प्रिपेयरिंग फाइनल अकाउंट के बाद, जब फाइनल अकाउंट ही नहीं बनेंगे तो उसके बाद क्या होगा, फिर टेकिंग ऑल स्टेप फ्रॉम रिकॉर्डिंग से फाइनल अकाउंट तक के सारे अकाउंट, ये भी नहीं होगा। तो यहाँ पे जो करेक्ट होगा सिर्फ और सिर्फ रिकॉर्डिंग ही होती है बुक कीपिंग के अंदर। लेखांकन शुरू होता है, अकाउंटिंग स्टार्ट्स। अकाउंटिंग कब स्टार्ट होती है, अकाउंटिंग स्टार्ट होती है जब बुक कीपिंग क्या होती है, खत्म। बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग कब स्टार्ट होती है, आफ्टर प्रिपेयरिंग, ये तो हो ही नहीं सकता। वेयर बुक आर नॉट मेंटेन, जहाँ किताबों का रखा रखाव नहीं है तो वहाँ अकाउंटिंग कैसे होगी। वेयर बुक कीपिंग बिगिंस, जहाँ बुक कीपिंग बिगिंस होती है, या वेयर बुक कीपिंग एंड्स, जहाँ से बुक कीपिंग एंड्स होती है। तो इसका ऑप्शन दो मैंने काट दिए, चलो देखते हैं कौन देता है, ये भी मुझे कमेंट में बताओ, ठीक है। फिर मैं आपको बताऊंगा इसका ऑप्शन क्या है, मुझे तो पता है। ये मैं आपको टेस्ट कर रहा हूँ कि कितने लोग इन दोनों का आंसर दे पाएंगे, और ये मैंने पहले भी कराए हुए हैं क्वेश्चन, ठीक है। ये मैंने आपसे पहले भी क्वेश्चन कराए हुए हैं किसी वीडियो में। फिर देखते हैं, इन अकाउंट्स रिकॉर्डिंग इज मेड सिंपल ऑफ, अकाउंट्स में, खातों में किस चीज़ की रिकॉर्डिंग की जाती है, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। तो यहाँ पे सिंपल सी बात है भाई, वित्तीय लेन देन तो हम करेंगे, बाकी लेन देन से हमें क्या लेना है। अकाउंटिंग क्या है, अकाउंटिंग एक आर्ट है, साइंस है, बहुत है। अकाउंटिंग एक साइंस भी है, अकाउंटिंग एक आर्ट भी है, ठीक है। तो ये थी आज की क्लास, एंड होगी, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। और जो मैंने ऑप्शन कहे हैं, दो क्वेश्चन आपके लिए पेंडिंग है, उनको आप कमेंट में बताओ, नेक्स्ट क्लास में मैं उनका आंसर दूंगा। देखते हैं कितने लोग यहाँ पे सही बता पाते हैं। और जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं और अभी तक हमारी क्लास नहीं लिए हैं, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप हमें उस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं, हमारी वीडियो को शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे चैनल को, ठीक है। तो ये जो कोर्स है वो पेड बैच में हमारा चल रहा है, जिसमें अभी हम टैक्स कंप्लीट कर चुके हैं, अकाउंटिंग की हमने क्लास स्टार्ट कर दी है, ठीक है। थैंक यू, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में।